19वीं सदी के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी जंग भी देखी थी जो 10-20 साल नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट यानी कि 38 मिनट्स तक चली थी। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी जंग की खबर कहीं तक पहुंचने से पहले ही जंग ख़त्म हो गई। अफ्रीका में लड़ी जाने वाली एंग्लो ज़ैंज़िबार वॉर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से दुनिया की सबसे छोटी जंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है। पर सवाल ये है कि एंग्लो ज़ैंज़िबार की ये तारीखी जंग किन दो देशों के दरमियान हुई थी और महज सिर्फ पौने घंटे के अंदर इसका फैसला कैसे हो गया, आइए जानते हैं। नाजरीन, ये जंग उस आइलैंड पर हुई थी जो कि इंडियन ओशन में ज़ैंज़िबार के नाम से एक आइलैंड कंट्री हुआ करती थी। ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट से ये सिर्फ 40 किलोमीटर दूर ज़ैंज़िबार सल्तनत ओमान के कंट्रोल में हुआ करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसी पावर की जिसने पॉलिटिक्स के ज़रिए ज़ैंज़िबार और ईस्ट अफ्रीका पर अपना राज चलाने की कोशिश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल की। ईस्ट अफ्रीका समेत ज़ैंज़िबार आइलैंड पर ब्रिटिश एम्पायर की बहुत पहले से नज़र थी। इनको यहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाकर यहाँ के कीमती रिसोर्सेज को कैसे भी करके अपने कंट्रोल में लाना था। ब्रिटिशर्स खुद को काफ़ी ज़्यादा एडवांस समझते थे, ख़ास तौर पर ईस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में, यानी इंडिया, अफ्रीका और कई अरब ममालिक। लेकिन क्योंकि ज़ैंज़िबार आइलैंड ओमान के कंट्रोल में था और ब्रिटिशर्स का ये ख्वाब तब तक पूरा ना हो पाता जब तक इसको ओमानी एम्पायर के कंट्रोल से बाहर ना निकाला जाए। इस वक्त ओमान के सुल्तान सैयद बिन सुल्तान थे। ये एक बहुत ही बड़े लीडर और अपने असूलों पर किसी तरह का भी समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि ये अक्सर लाइन ऑफ ओमान के लक़ब से भी जाने जाते थे। अब जाहिर है कि इनके रहते हुए ब्रिटिश एम्पायर का ओमान के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना मुमकिन नहीं था। 1856 में जब इनकी मौत हुई तो ओमान के तख्त के लिए इनके बेटों के अंदर फूट पड़ गई। यही वो पॉइंट था जब ओमान दो हिस्सों में बट गया। इनके बड़े बेटे थोइने बिन सैद ने ओमान का तख्त संभाल लिया और छोटे बेटे माजिद बिन सैद ने ज़ैंज़िबार को ओमान से अलग करके एक नया मुल्क बना दिया। ज़ैंज़िबार जो कि पिछली कई सदियों से ओमान का हिस्सा रहा था। माजिद बिन सैद के इस फैसले से कई अरब सुल्तानों ने ज़ैंज़िबार को नया मुल्क एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के पास इससे अच्छा मौका नहीं था। उन्होंने फ़ौरन माजिद बिन सैद पर अपना हाथ रखा और ज़ैंज़िबार को नया मुल्क तस्लीम कर लिया। कैसे भी करके ब्रिटिश एम्पायर अब यहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो चुकी थी। ज़ैंज़िबार की मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ की मौजूद दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट थी, यानी वो मार्केट जहाँ ग़ुलामों की ट्रेडिंग होती थी। ग़ुलामों को अफ्रीका के मेन लैंड से ज़ैंज़िबार आइलैंड तक रस्सियों से बांध कर लाया जाता था। शिप में अक्सर गुलाम अपनी रस्सियां खोलकर इंडियन ओशन में कूद जाते थे। कई बीमार पड़ जाते थे और कई इस 40 किलोमीटर के छोटे से सफ़र के दौरान दम घुटकर ही मारे जाते थे और इन मरे हुए लोगों की लाशों को बेदर्दी से समुंदर के अंदर फेंक दिया जाता था। ज़ैंज़िबार में मौजूद इन गुलामों की मार्केट में इन लोगों को बेचा जाता था। यहाँ छोटे छोटे सेल्स में कई सौ गुलामों को थोड़ी सी हवा और बिना खाने पीने के बंद करके रखा जाता था। गुलामों की बोलियां ऐसे लगती थी कि पहले इनको लाइन में खड़ा करके दरख्तों के साथ बांध दिया जाता था और फिर हर किसी को ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारे जाते थे। जिस गुलाम में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त होती थी और वो कोड़े खाने के बाद भी रोता या चिल्लाता नहीं था, इसके दाम सबसे ज़्यादा लगते थे। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजरता गया और ज़ैंज़िबार के सुल्तान भी बदलते गए। इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम स्लेव मार्केट और सबसे बढ़कर ब्रिटिश एम्पायर की सपोर्ट थी। सुल्तान के लिए ज़ैंज़िबार में एक आलीशान महल बनाया गया जो कि बिल्कुल सी फ्रंट पर तामीर किया गया था। इस महल में सुल्तान के लिए हर वो फैसिलिटी थी जिसको उस वक्त के अंदर इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था। सबसे बढ़कर ये ईस्ट अफ्रीका की पहली बिल्डिंग थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मौजूद था। इस महल में ज़्यादातर लकड़ी का काम हो रखा था।
اس میں موجود تمام بلڈنگز ایک دوسرے سے برج کے ذریعے کنیکٹڈ تھی۔ اب اس پوائنٹ پہ برٹشرز کا زنزبار کی سلیو مارکیٹ کو لے کر دنیا میں کافی برا امپریشن جا رہا تھا، کیونکہ وہی تو تھے جو زنزبار کے سلطان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے زنزبار کے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ سلیو مارکیٹ کو بند کر دیں۔ برٹشرز کی کافی کوششوں اور ایگریمنٹس کے بعد 1873 میں دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ اس سب میں ایک بات تو کلیئر تھی کہ برٹش امپائر کا زنزبار پر کنٹرول کافی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ دوستو، 25 اگست 1896 میں زنزبار کے سلطان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے ہی کزن خالد بن برگش نے زہر دے کر مارا تھا اور اس کے بعد وہ زنزبار کا سلطان بن کر بیٹھ گیا، وہ بھی بنا برٹشرز کی مرضی کے، کیونکہ برٹشرز چاہتے تھے کہ اگلا سلطان ان کی مرضی سے بنے گا، اور اس کام کے لیے انہوں نے حمود بن محمد کو چنا تھا۔ برٹشرز کو خالد بن برگش کی یہ سازش کا علم ہوا تو انہوں نے محل میں پیغام بھجوایا، جس میں سیدھی دھمکی تھی۔ دھمکی میں بولا گیا کہ 27 اگست کو صبح 9 بجے تک محل خالی ہو جانا چاہیے۔ زنزبار کے نئے سلطان خالد نے اپنی فورس اکٹھی کی اور محل کے اندر خود کو بند کر دیا۔ دھمکی کے ساتھ ہی زنزبار آئی لینڈ کو برٹش نیوی کے شپس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگلی 2 راتیں محل میں کافی ٹینشن رہی اور 27 اگست کی صبح 8 بجے یعنی الٹیمیٹم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے برٹش کونسل کے پاس سلطان کی طرف سے ایک پیغام آیا، جس میں لکھا تھا کہ وہ بات چیت کر کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ برٹش کونسل نے جواب دیا کہ بات چیت صرف تب ہو سکتی ہے اگر تم ہمارے دیے ہوئے حکم کو مان جاؤ۔ 8:30 پہ خالد نے ایک اور پیغام بھیجا کہ میرا زنزبار کے تخت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ برٹشرز ہم سے جنگ کرنے کی ہمت کریں گے۔ پھر برٹش کونسل نے جواب دیا کہ ہمارا بھی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت زنزبار کے عالیشان محل کے باہر 2800 گارڈز موجود تھے۔ ان لوگوں میں کچھ سول لوگ، کچھ محل کے اپنے گارڈز اور کئی سو سلطان کے اپنے سرونٹس اور غلام بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے سلطان کے محل کے باہر انڈین اوشن میں ایک شپ بھی کھڑی کی گئی تھی۔ یہ اس وقت کی 32,000 پاؤنڈ WHS گلاسکو رائل یاٹ تھی، جو 1873 میں کوئین وکٹوریہ کی طرف سے ہی زنزبار کے سلطان کو گفٹ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ زنزبار کی 2 سٹریم بوٹس بھی برٹش رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے موجود تھی۔ ٹھیک 9 بجے جب سلطان کو دیا گیا الٹیمیٹم ختم ہوا تو برٹش نیوی کی 2 کروزر شپس، 3 گن بوٹس اور 150 مرینز زنزبار آئی لینڈ کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ یاد رہے کہ ان 150 لوگوں کا مقابلہ سلطان کے 2800 گارڈ سے تھا۔ ٹھیک 9:02 پہ یہ تینوں گن بوٹس ریکون، تھرش اور سپیرو نے محل پر اندھا دھند فائرنگ کھول دی۔ پہلے ہی حملے میں محل کے اندر 12 پاؤنڈر کینن کو تباہ کر دیا گیا۔ حملے کے اندر سلطان کی رائل یاٹ کو بھی ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر دیا گیا، لیکن کیونکہ وہ ہاربر میں کھڑی تھی جہاں پانی کم تھا، اس لیے اس کا اوپر والا حصہ پانی کے باہر تھا۔ گلاسکو کے گروہ نے فوراً برٹش فلیگ دکھا کر خود کو سرنڈر کر دیا۔ برٹشرز کا پلان تھا کہ سلطان خالد بن برگش کو اریسٹ کر کے اس کو انڈیا لے کر جائیں۔ پہلے ہی فائر پر سلطان اپنے عرب ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے محل سے فرار ہو گیا۔ سلطان کی 2800 کی آرمی میں سے 500 سولجرز ہیوی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے مارے گئے۔ برٹش نیوی نے ٹوٹل 500 شیلز، 4100 مشین گن کے راؤنڈز اور 1000 رائفل کے راؤنڈز فائر کیے تھے۔ 9:37 پر برٹش فوجی محل کے اندر گھس چکے تھے، جس پر بچے ہوئے پیلس کے گارڈز نے بھی سرنڈر کر دیا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد 9:38 پہ برٹش میریئرز نے محل کی چھت پر لگا سلطان کا جھنڈا اکھاڑ دیا اور یہاں پر 38 منٹ تک چلنے والی جنگ اختتام کو پہنچی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جہاں اس پوری دنیا میں سلطان کے 500 لوگ مارے گئے، وہیں برٹش نیوی کا صرف ایک سیلر زخمی ہوا تھا۔ بعد میں معلوم پڑا کہ سلطان خالد بن برگش نے
जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर पनाह ले ली है। इस वक्त अफ्रीका में दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं, एक तो थे ब्रिटिशर्स और दूसरे थे जर्मन। महल पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमाने के फ़ौरन बाद उसी दिन अपने पसंदीदा सुल्तान बिन मोहम्मद को ज़ंज़िबार का नया सुल्तान बना दिया। इतिहास में लड़ी जाने वाली इस 38 मिनट की जंग में ज़ंज़िबार में भारी ब्रिटिश रूल का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बाद ज़ंज़िबार ब्रिटिशर्स की एक इंडायरेक्ट कॉलोनी बनकर सुल्तान महमूद बिन मोहम्मद की सरबराही में चलती रही और अगले 10 सालों में 17,200 ज़ंज़िबारी गुलामों को आज़ाद करके ज़ंज़िबार के कोने कोने से स्लेव कल्चर को जड़ से उखाड़ दिया गया। 18 और 19 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने जिन जिन मुल्कों पर कब्ज़ा करके इनको अपनी कॉलोनी बनाया था, इससे ह्यूमन सोशलाइजेशन को फ़ायदा हुआ या नुकसान? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।